गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है ना। हमारे कल वाले वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन संधि स्टार्ट कर दी है। उसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास व्यंजन संधि के कुल 8 नियम हैं। 8 नियमों में से पहला नियम कल हो चुका था। दूसरी चीज में क्लियर कर दूं कि रोजाना हम यहां एक एक नियम को कंप्लीट करेंगे, है ना। और उसमें व्यंजन संधि को इतना इजी बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही सरल तरीके से वो संधि याद हो जाए और कभी भी कहीं परीक्षा में उसको अगर अप्लाई करना हो तो हम फटाफट से उसका यूज कर सकें, ठीक है। आज हम व्यंजन संधि का दूसरा नियम पढ़ेंगे। तो हमारी संधि जो है वो कौन सी है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि और व्यंजन संधि का हमारा नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2, क्योंकि नियम नंबर 1 कल हो गया था, आज नियम नंबर 2 आएगा। तो नियम नंबर 2, तो मैं पहले एक प्रारूप बना रहा हूं, एक मिनट। जैसे कल नियम नंबर 1 लिखा था तो हमने उसका नाम लिखा था, क्या लिखा था? घोष व्यंजन संधि नियम, है ना। तो हमारे नियम नंबर 2 का नाम होगा अघोष व्यंजन संधि नियम। पहले नियम का नाम क्या था? घोष। सेकंड नियम का नाम क्या है? अघोष। ध्यान रखना है ना। अब हमारा जो प्रारूप है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण और अंत में हमारा हो जाएगा यहां पर परिहार। ओके, ये तो हमारा प्रारूप है। मैंने आपको पहले कहा था स्वर संधि के पहले भेद से लेकर के विसर्ग संधि के लास्ट भेद तक हमारा ये प्रारूप चलता रहेगा, ठीक है ना। हमारे इस संधि का नाम क्या है? अघोष। अगर आपको याद हो तो नियम नंबर 1 में संधि का नाम था घोष, है ना। तो हमने यहां पहले शब्द के अंतिम वर्ण में लिया अघोष, नियम देख ना आप। और अब यहां पर क्या है? अघोष। तो यहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण आएगा घोष वर्ण। क्या आएगा? घोष वर्ण। अब स्थिति ये कि घोष वर्ण कौन सा लें और घोष वर्ण होते कितने हैं? तो आप लोगों को पहले बता चुका हूं घोष वर्ण कहां हमने पढ़े थे, ठीक है ना। वर्ण के अंदर जाकर के आप सघोष अघोष पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहां की बात करूं कि घोष वर्ण कितने होते हैं, तो हमारे घोष वर्ण होते हैं 31 सारे स्वर, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म का है, ये हमारे यहां होते हैं, है ना। तो हमारे यहां पर अब घोष वर्ण में से कितने वर्ण यहां लें? तो ये कहते हैं कि यहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो घोष वर्ण होगा वो केवल एक आएगा और वह कौन सा होगा? द। कौन सा होगा? द। याद रखना, हम जब यहां शब्द के संधि करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण में केवल द ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब हमने कहा था कि अघोष की संधि हमने घोष से की थी, तो यहां भी वही नियम होगा। यहां भी घोष वर्ण की संधि किससे होगी? अघोष वर्ण से। तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो होगा वो होगा अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन से? समस्त 13 है अघोष वर्ण। ध्यान रखना, समस्त 13 का मतलब है कि घोष वर्ण के अलावा जितने भी अघोष वर्ण हैं वो सारे अघोष वर्ण यहां आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि
प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन का श में से कोई भी एक वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हो सकता है। और पहले का अंतिम वर्ण क्या होगा? घोष वर्ण, केवल द दिखना चाहिए। ठीक है, अब हमने नियम नंबर 1 में क्या किया था कि हमने यहां पर जो पहले पहले वर्ण आए थे उनको उसी के वर्ग का तीसरा बनाया था, क्योंकि पहला अघोष था तो उसको तीसरा बनाया, क्योंकि घोष में बदलना था। अब ये घोष है तो हमें इसको बदलना है किसमें? अघोष में। तो यहां पे आ जाएगा घोष वर्ण द अपने ही वर्ग का पहला अघोष वर्ण रूप धारण कर लेगा। घोष वर्ण द अपने ही वर्ग का पहला अघोष वर्ण रूप धारण कर लेगा। यानी मैं कहूं हमारा घोष वर्ण कौन सा है? द। तो अगर आपको पहले शब्द के अंतिम वर्ण में द दिख रहा है तो आपको परिणाम बनाते समय इसी द को इसी के वर्ग का पहला यानी क्या बनाना होगा? त। तो इतना याद रखना, जब परिणाम रूपी शब्द दिखे तो आपको क्या देखना है? त देखना है। और संधि करते वक्त उसी तय को क्या बनाना है? द बनाना है। और जब संधि में आपको द दिख रहा है यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण द दिख रहा है तो उसी द को आपको क्या बनाना है? परिणाम में तय बनाना है। ठीक है, चलो अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं। जैसे एक शब्द है शरत काल, एक है संसद प्लस सदस्य, एक है संसद प्लस सत्र, एक है उत्तर, एक है मृतपात्र, एक शब्द है उत्पन्न, एक है उद प्लस तम, एक है तत्काल, एक है तद प्लस क्षण, एक है उत्कृष्ट। देखो ये सारे शब्द हमारे नियम नंबर 2 के हैं। अगर ऐसा पूरा शब्द लिखा हुआ है, मैंने पहले बता चुका हूं, उसको हम बोलेंगे परिणाम रूपी शब्द। और ऐसे प्लस लगा हुआ हो बीच में और दो शब्द अलग अलग हो उन्हें हम बोलते हैं संधि रूपी शब्द। ठीक है ना? तो यहां पर परिणाम रूप में, क्योंकि परिणाम ये लिखा हुआ है ना, तो परिणाम में हमारा एरो के बाद देखना परिणाम क्या रहता है। तो आपको जहां तय दिख रहा है उसको तो बदलना किसमें? द में। और संधि में जो आपको द दिख रहा है उसको आपको परिणाम बनाते वक्त क्या करना है? उसको तय करना है। ठीक है, तो यहां देखो ये तय जब संधि रूप बनाएगा तो श र ये तय बन जाएगा द, तो यहां पर ये हो गया शरद। क्लियर? अब ये बचा हुआ काल, ये काल शब्द यहां आ जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनना, हमने कहा था पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आना चाहिए? द। ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? द। दूसरे का प्रथम वर्ण क्या आना चाहिए? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या होते हैं? पहला, दूसरा और श। ये देखो ये पहला वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है? व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण है। तो यहां पर नियम भी मैच होना चाहिए और परिणाम इस रूप में मैच होना चाहिए, ध्यान रखना है ना। अब देखो यहां पर भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? और दूसरे का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? नियम मैच कर रहा है। तो हम जब यहां पर इसका परिणाम बनाएंगे तो ये द क्या बन जाएगा और ये सदस्य शब्द यहां इस रूप में लिखा हुआ आ जाएगा और इसे हम बोलेंगे संसद सदस्य। इसी रूप में यहां पर देखो
ये क्या लिखा हुआ है, संसद प्लस सत्र। तो यहां पर ये द वापस देखो, जैसे हमने यहां चेंज किया सेम कंडीशन यहां होगी, तो ये द तय बन जाएगा और ये सत्र यहां लिखा हुआ। एक बार ट्राई करो आप 2 मिनट। चलो आप ट्राई क्या हुआ, देखो यहां पर देखो उत्तर आ रहा है, उत्तर में 2 तय दिख रहे हैं, एक तय आगे लगा हुआ है और एक तय ये पूरा पीछे आ रहा है। तो जो पहले वाला तय है उसको संधि करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, उसको दै बदल देंगे, क्या बन जाएगी उद, और बचा हुआ तर शब्द वो तर यहां आ जाएगा, क्या हो गया ये उद प्लस तर। एक बार स्क्रीनशॉट लो उसका, क्योंकि इसके टुकड़े करने के लिए मुझे इनको मिटाना पड़ेगा। चलो यहां देखते हैं, ये देखो ये तय आ रहा है, तो यहां संधि करेंगे तो ये बन जाएगा मृद प्लस पात्र। हमने इस तय को दय बना दिया। यहां उत्पन्न आ रहा है, तो उत्पन्न में यहां पर तय तो बन जाएगा दय उद, और यहां बच जाएगा पन्न, ये पन्न शब्द यहां आ जाएगा। पर ध्यान रखना ये देखो दोनों पहले पहले वर्ण है, तो पहला वर्ण अगोश में आता है, ठीक है। अब यहां देखो उद प्लस तम आ रहा है, तो यहां पर ये द जो है वो तय बन जाएगा और ये तय इसके पास आ जाएगा और हम लिख देंगे उत्तम, ठीक है। तत्काल की बात करें तो तत्काल शब्द में भी सेम कंडीशन होगी, यहां पर भी ये तय जो है ये द बन जाएगा और क्या बन गया ये तद, और ये काल शब्द यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा तद प्लस काल, ओके। तद प्लस क्षण में वही स्थिति, ये द जो है ये तय बन जाएगा और क्षण जो है वो यहां लिखा हुआ आ जाएगा। और लास्ट उत्कृष्ट में ये तय जो है ये वापस नियम चेंज करेगा, ये यहां द बन जाएगा और ये कृष्ण शब्द यहां लिखा हुआ आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो एक शब्द और है तत्सम, और एक शब्द और है उपनिषद प्लस कथा। देखो नियम वो का वही है, शब्द वो के वही है, ठीक है ना। कारण क्या है, आपको शब्द देखना आना चाहिए, ये परिणाम रूप में है, ये संधि रूप में है। परिणाम में आपको तय ढूंढना है, तय लिखा हुआ है यहाँ पे, ये उस तय को चेंज किसमें करना है, द में। तो यहां पर ये तय बन जाएगा द, और ये बचा हुआ सम शब्द यहां आ जाएगा, क्लियर। और यहां उपनिषद प्लस कथा में जो द है वो तय में बदल जाएगा, तो यहां पर ये उपनिषद है ना, और कथा शब्द इसके पास में आ जाएगा, क्या बन गया ये उपनिषद कथा, क्लियर। तो आप लोगों को इस सेकंड वाले नियम में इतना याद रखना है कि इसमें हमारे द पहले शब्द के अंतिम वर्ण में होना चाहिए, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अघोष वर्ण होना चाहिए। तो परिणाम में हमें जो द दिया गया है यहाँ पर, उस द को बदलना है किसमें, उसी के वर्ग के पहले वर्ण में यानी तय में बदलना है, क्लियर। इसी के साथ हमारा दूसरा नियम जो व्यंजन संधि का था ये खत्म होता है। अब देखो आप लोगों से मैं इतना कहूंगा कि रोजाना जो यहां मेरे द्वारा एक एक नियम प्रस्तुत किया जा रहा है, आप बहुत बारीकी से उस नियम को पढ़ें और उसके बारे में मुझे बताएं, और घर पर भी आप लोग स्टडी जब कर रहे हैं ना, तो उस स्टडी को इस रूप में आगे बढ़ाएं कि डेली जो आप नियम पढ़ते जा रहे हैं उनके उदाहरण निकालें, उनको पढ़ें, ठीक है ना।
एक चीज मैं कहूंगा कि जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया या कोई भर्ती परीक्षा नजदीक आती है ना, तो हमारे मन में ये होता है कि यार कुछ भी करके हमें सफलता लेनी है। हम बहुत उतावले हो जाते हैं कि नहीं यार इस भर्ती में मुझे पास होना है। ये कब तक होता है पता है? ये होता है भर्ती प्रक्रिया जब निकलती है उस दरमियान से लेकर के 1 महीने या लगभग 1.5 महीने तक। कारण क्या होता है कि उस वक्त हमारे मन में जोश होता है कि मुझे करना है, मैं एक बार करके दिखाऊंगा। तो उस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग भागते हैं या घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय बाद जब परिणाम सामने नहीं आता है तो हम लोग सोचते हैं अरे यार अभी तो एग्जाम की डेट नहीं आ रही है, अभी तो एग्जाम पता नहीं कब होगा, है ना। देखो हर चीज के प्रति उतावला होना अच्छा है, लक्ष्य के प्रति भी उतावला होना अच्छा है। क्योंकि लक्ष्य जब नया हमें दिखता है कि मैं इस पद पर बैठ जाऊंगा तो वो सोचना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम उसके प्रति वो कार्य नहीं कर रहे हैं, उस रूप में तैयारी नहीं कर रहे हैं जिससे हमें लक्ष्य मिल जाए, तो ये मानकर चलना हम लोग कगार पर नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूं कि आप लोगों को निरंतरता बनाने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, मैं ये कहता हूं 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, निरंतर पढ़ो, ठीक है ना। जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो पूरा फोकस उसी पे करो, अपना दिमाग इधर उधर मत बदलो। कारण क्या है कि अगर हम अपने दिमाग को इधर उधर चेंजिंग करेंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया पर दिमाग लगा दिया, इधर भी लगा दिया, तो हम लोग ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे और पद अपने पास आने वाला नहीं है। और मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि जिस समय से हमने लक्ष्य बनाया है, जब तक वो लक्ष्य पूर्ण न हो जाए, हमारे मन में जो उतावलापन आया था वो एंड तक खत्म नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। अगर ये उतावलापन खत्म हो गया तो मानकर चलना कि हम लोग सफलता के नजदीक पहुंचते हुए भी असफलता को ग्रहण कर लेंगे या स्वीकार कर लेंगे। केवल कारण क्यों? क्योंकि हम लोग उस संदर्भ में हमारे उतावलेपन को, हमारे स्टडी को, हमारी आदत को लंबे समय तक नहीं बना पाए। और आप लोगों ने कई बार देखा हो, सुना हो कि जब भर्ती प्रक्रिया आती है तो लाखों की संख्या में स्टूडेंट एक साथ तैयारी करते हैं और कोचिंग जाना, भागना है, तैयारी करनी है, घर पे पढ़ना है, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, लाखों संख्या में। एक दो बात ही कर रहा हूं। कारण क्या है कि जब बरसात आती है ना तभी मेंढक उछलना शुरू करते हैं, ठीक है ना। कारण क्या है कि उनको पता होता है कि अभी बरसात का मौसम है तो मेंढक उछलेंगे, बरसात गई मेंढक भी रवाना। ओके, मैं आप लोगों से कहता हूं कि हम मेंढक नहीं है, हम मनुष्य हैं। हम हमारी सिद्धियों को, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस चरम सीमा तक जा सकते हैं जहां तक पहुंचना चाहिए। ध्यान रखना ये, अगर हम लोग उस सीमा तक नहीं पहुंचे तो हमारा मनुष्य धर्म होना या मनुष्य जीवन प्राप्त करना कोई अर्थ नहीं है। कई बार आपने ग्रामीण क्षेत्र में बात सुनी होगी या कहावतों में लोग बोलते हैं कि कई व्यक्ति कहते हैं कि यार ये अपने जीवन में कुछ नहीं करेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में कई लोग बोलते हैं कि जमीन पर पड़ा हुआ गोबर भी अपने साथ मिट्टी लेकर उठता है, यानी वो जो गोबर है वो भी मिट्टी लेकर उठता है। और अगर हम उससे तो गए बीते नहीं है ना, हम तो कुछ ना कुछ तो लेके उठेंगे। अगर आप लोगों के मन में वो भाव है, आप लोगों के मन में उस लक्ष्य के प्राप्त करने की एक चेष्टा है तो आप कर सकते हो। अगर आपके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, केवल समय व्यतीत करना है, लोगों को दिखाना है कि मैं स्टडी कर रहा हूं, सबको लगना चाहिए कि मैं स्टडी कर रहा हूं, परिवार को, पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को लगना चाहिए कि मैं स्टडी कर रहा हूं, तो इसका मतलब मानना कि केवल आप दिखावा कर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। और मैं इतना मानता हूं कि दिखावा करने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होता है। वो केवल लक्ष्य के पास तैयारी कर रहा है, दिखा रहा है, लेकिन वो वहां नहीं पहुंच पा रहा। आप लोगों को केवल इतना करना है कि हमें केवल अपने को देखना है कि मैं संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ, आज मैंने जो स्टडी की है उसमें मैं संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर ये भाव मन में आ गए तो मेरा मानना यह है कि आप अपने आप आपका स्वयं का मूल्यांकन करना शुरू कर देंगे। एक हमारे जो शिक्षा शास्त्री थे उन्होंने ये कहा था
कि जो व्यक्ति लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रगति करते रहते हैं वो ही सफलता को प्राप्त करते हैं। उन्होंने उनके लिए कहा था कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आप उड़ना नहीं जानते हो तो दौड़ो, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करना है ना, तो हमें उस कगार पर चलना पड़ेगा। अगर जैसे आपको अजमेर जाना है या आप रामदेवरा जा रहे हैं या जोगनिया माता पैदल यात्रा जा रहे हैं तो आपको निरंतर चलना होगा, है ना। अब आप ये कहोगे मैं तो चलू तो नहीं यार, है ना, वो कैसे। तो अगर इसमें बात कही कि लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर आप उड़ना नहीं जानते हैं तो दौड़ना नहीं जानते हैं तो चलो, और चलना नहीं जानते हैं तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पैदल चलने वाला व्यक्ति भी अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, बस में बैठकर जाने वाला व्यक्ति भी अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, लेकिन वो तय आपको करना है। अगर आपने जो पैदल जा रहा है वो बीच में ही जाकर रुक जाए, जोगनिया माता पैदल यात्रा करने वाला व्यक्ति कोटड़ी या सांगानेर या सुवाड़ा के आगे जाते ही बोल दे मैं तो आगे जाऊंगा ही नहीं भैया, मैं थक गया, है ना, तो वो कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार अगर आप रीट भर्ती की या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपके मन में यह है कि भाई मैं आगे नहीं चल सकता, जहां तक पढ़ाई की है बस इसके अलावा मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो याद रखना आपने जितनी भी दूरी तय की है ना वो सब खराब है और आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है, मेरी ओपिनियन ये है, आप जो भी मेरी बात सुनते हैं इसको निरंतरता बनाएं, स्टडी को बहुत अच्छी बनाएं। जितना आप ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा प्रयास करेंगे तो ये केवल आप लोगों के लिए है। मनुष्य जीवन मिलना बहुत आसान है, लेकिन उस स्तर पर नाम कमाना बहुत मुश्किल है। ध्यान रखना, कारण क्या है कि कई हजारों करोड़ों लोग बिना पहचान के मर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमें कोई पहचान बनाकर मरना है तो मैं मानता हूं कि हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा और एक पहचान बन जाएगी हम किस एक ओहदे पर थे। और अगर नहीं तो उम्र निकल रही है, समय निकल रहा है, लक्ष्य भी वही छूट जाएंगे, हम भी वही रह जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा तो आप लोगों से यही कहना है, स्टडी को निरंतर बनाएं, पढ़ते रहे, निरंतर वीडियो देखते रहे, जो भी नियम आपको यहाँ समझाए जा रहे हैं उनको देखते रहे, और जितना भी आप ये वीडियो देखते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगे। अपने साथी गणों को शेयर करें, उनको बताएं कि सर हमारे यहाँ वीडियो या क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है ना। और अभी तक भी आप वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम पहले करें, क्योंकि जो भी वीडियो यहाँ नया बनाया जाएगा वो जल्द से जल्द आपको मिल सकता है।